प्रीवियस क्लास में हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरा कंप्लीट किए थे, पीएल का पूरा पढ़ चुके थे कि ऑडिट प्रोसीजर क्या होता है, बैलेंस शीट का पूरा पढ़ चुके थे, आई थिंक शेयर्स का पढ़ चुके थे कि शेयर्स का क्या ऑडिट प्रोसीजर होता है। अब हम लोगों को डिवेंचर का पढ़ना है। तो सबसे पहले इशुएंस के रूल देखेंगे डिवेंचर्स के। इशू ऑफ डिवेंचर अंडर सेक्शन 71 क्या है? द टर्म डिवेंचर इंक्लूड डिवेंचर स्टॉक, बॉन्ड्स एंड एनी अदर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द कंपनी। ये शेयर्स की डिफिनेशन में भी लिखा हुआ था। एविडेंसिंग अ डेप्ट मतलब ऐसे डॉक्यूमेंट्स कोई भी जो कि ये एविडेंस करें कि कोई भी डेप्ट जो है आपने लिया हुआ है, वेदर कंस्टिट्यूटिंग अ चार्ज, कोई चार्ज एसेट्स पे क्रिएट है, ठीक है, कंपनी पे या फिर नहीं। डिवेंचर डिवेंचर इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म डेप्ट कैपिटल ऑफ द कंपनी। डिवेंचर क्या है? एक लॉन्ग टर्म सोर्स है कंपनी का डेप्ट का। लॉन्ग टर्म का मतलब डिवेंचर तुम लोग देखते हो कि 10 साल 20 साल 30 साल ऐसे करके दिए जाते हैं, इसीलिए इसको लॉन्ग टर्म सोर्स बोला जाता है। कंपनी में इशू डिवेंचर विद एन ऑप्शन टू कन्वर्ट सच डिवेंचर इनटू शेयर्स आइदर होली और पार्टली। मतलब डिवेंचर इस कंडीशन पे भी इशू किए जा सकते हैं कि या तो होली या तो पार्टली उन डिवेंचर्स को अगर रीपेमेंट नहीं होता है, मतलब जब मेच्योर होने वाले होते हैं तो मेच्योरिटी के समय आप उनको शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसा भी ऑप्शन जा सकता है। either wholly or partly at the time of the redemption, provided that the issue of debenture with an option to convert such debenture into shares wholly or partly shall be approved by special resolution passing in general meeting। मतलब आप ऐसे डिवेंचर इशू करेंगे जो रिडेम्पशन के टाइम आप कंपनी के शेयर्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर से अप्रूवल लेना पड़ेगा। मतलब शेयर होल्डर अप्रूव करेंगे कि डिवेंचर को हम शेयर देंगे या नहीं देंगे, तभी आप इशू कर सकते हैं कन्वर्टेबल डिवेंचर जिनको बोलते हैं, जिनको आप रिडेम्पशन पे शेयर्स दे सकते हैं, अदर होली और पार्टली। क्लियर? company shall issue any debenture carrying any voting rights। secure debenture may be issued by company subject to the terms and condition as may be prescribed। जो secure debenture होंगे उसमें terms and condition लगा सकती है, क्या क्या होंगी। ऑडिट प्रोसीजर क्या होगा, यही मेन है इंपॉर्टेंट। अभी तो स्टार्टिंग में डिवेंचर की थोड़ी सी डिफिनेशन बताई गई, डिवेंचर का तौर तरीका बताया गया है। मेन क्या है, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, ऑडिट। तो प्रोसीजर ऑडिट वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, एग्जाम में पूछा जाएगा। filling of prospectus, verify that prospectus was filled with a registrar before the date of debenture allotment। मतलब जो भी prospectus वगैरह होगा, डिवेंचर की डिटेल्स वगैरह होंगी, कितने डिवेंचर्स इशू किए जाएंगे, कितनी की वैल्यू होंगी, वो सारे रजिस्ट्रार के पास फाइल होने चाहिए। वेरिफिकेशन ऑफ अमाउंट कलेक्टेड, जितना भी अमाउंट डिवेंचर के थ्रू कलेक्ट किया है तुमने वो सारा वेरीफाई करेगा, कौन करेगा? ऑडिटर। चेक दैट अमाउंट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक मैचेस विद द रिसिप्ट इशूड ऑफ डिवेंचर एप्लीकेंट्स। मतलब जितना हमने इशू किया था डिवेंचर एप्लीकेंट्स को पैसा, उतना कलेक्ट होके आया है। मतलब जितने की एप्लीकेशन हमारी जो है हुई है, उतने का जो है पैसा हमारे उसमें दिख रहा है कैश अकाउंट में, कैश या फिर बैंक में। मान लो तुम्हारे पास स्टॉक रखा हुआ है और जितना सामान तुमने बेचा है उतना पैसा भी दिखना चाहिए, या तो कैश में या तो बैंक में। वही चीज़ यहाँ पे देखी जाएगी, जितने डिवेंचर के एप्लीकेशन अलॉट हुए हैं उतना पैसा भी आपको बैंक या अकाउंट में, बैंक में या कैश में दिखना चाहिए। समझ में आया? स्टॉक भी उतने से कम होना चाहिए। जैसे डिवेंचर कंपनी में हैं आपके, तो डिवेंचर अगर 10 लाख रुपए के हैं, 10 लाख के आपने इशू किए हैं एप्लीकेशन, तो 10 लाख रुपए आपका कैश या बैंक में दिखना चाहिए। क्लियर? क्रॉस चेक करोगे दीज अमाउंट विद द एंट्रीज इन द एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट बुक। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट बुक में ये चेक करोगे कितने के एप्लीकेशन आए, कितने को अलॉटमेंट दिया, कितने को रिटर्न किया। देखो रिटर्न भी करते हो तो बैंक के थ्रू करते हो, रिटर्न टू बैंक, याद है? examining of the debenture trust deed, review the debenture trust deed to understand the notes, the conditions related to issuance and repayment of debenture। समझ लो, डिवेंचर से रिलेटेड कोई भी कंडीशन है तो उसके लिए, या फिर जो है आपको कंपनी का मैकेनिज्म समझना है, कंपनी कैसे डिवेंचर इशू करती है, क्या रूल्स हैं, तो उसके लिए डिवेंचर ट्रस्ट डीड समझनी पड़ेगी। उसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे होंगे कैसे डिवेंचर इशू किया जाएगा। वेरिफिकेशन ऑफ चार्ज, इफ डिवेंचर आर सिक्योर्ड, तो उनके लिए कोई ना कोई चार्ज रखा गया होगा, कोई ना कोई सिक्योरिटी रखी गई होगी, वो सिक्योरिटी चेक करोगे। वेरीफाई दैट दिस चार्ज इज प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड इन द रजिस्टर ऑफ द मॉर्टेज एंड चार्ज। मॉर्टेज एंड चार्ज का जो रजिस्टर होता है उसमें अप्रोप्रिएटली ये लिखा होना चाहिए कि इनको रख के हमने डिवेंचर इशू
इन एसेट्स के बदले में हमने डिवेंचर इशू किए हैं। कंफर्म दैट इट हैज़ बीन फुल्ली रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी, ये भी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी में मेंशन होना चाहिए। नहीं, से ऑलमोस्ट सेम होते हैं। Compliances with the SEBI guidelines, ensure compliances with the guideline issued by SEBI, जो SEBI गाइडलाइंस इशू करता है रिगार्डिंग डिवेंचर वो सारे कंप्लाई होनी चाहिए। वेंडर पेमेंट विद डिवेंचर, इफ डिवेंचर आर इशूड एज फुल्ली पेड अप टू वेंडर्स एज अ पार्ट परचेज ऑफ द कंसिडरेशन, जैसे परचेज कंसिडरेशन के बदले में शेयर से डिवेंचर इशू करना होता नहीं है। परचेज किया हमने, हमको पैसे देने, पैसे नहीं दिया हमने डिवेंचर दे दिए, ठीक है। तो वो सारी चीजें उनसे रिलेटेड जो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह होंगे वो सारा ऑडिटर रिव्यू करेगा। समझ में आया? पढ़ लो इसको, 6 पॉइंट्स हैं ऑडिट से रिलेटेड। कितना इजी है ऑडिट। अब रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर देखेंगे हम लोग। टर्म एंड कंडीशन फॉर रिडेम्पशन, रिडेम्पशन की टर्म्स एंड कंडीशन कितने साल पे होंगी, कन्वर्टेबल होंगे, नॉन कन्वर्टेबल होंगे, ये सब ऑडिटर देखेगा। इंस्पेक्ट डिवेंचर और द ट्रस्ट डीड टू अंडरस्टैंड द टर्म एंड कंडीशन गवर्निंग द रिडेम्पशन प्रोसेस, रिडेम्पशन प्रोसेस में क्या टर्म्स एंड कंडीशन होंगी वो सारी चीज़ें चेक की जाएंगी। Authorization for redemption, review minutes of the directors meeting where decision to redeem debenture was authorized, मतलब मिनट्स क्या होते हैं, समरी ऑफ बोर्ड मीटिंग, जो समरी होगी मीटिंग्स की, डायरेक्टर्स की बोर्ड मीटिंग की समरी, उसको जो है ऑडिटर देखेगा कि जो डिवेंचर रिडीम किए जा रहे हैं वो पहले से अथोराइज्ड हैं कि नहीं है रिडीम करने के लिए। वेरिफिकेशन ऑफ रिडेम्पशन, वेरीफाई रिडेम्पशन प्रोसेस बाय एग्जामिनिंग कैंसल्ड डिवेंचर बॉन्ड्स एंड एंट्रीज इन द कैश बुक, काफ़ी डिवेंचर होंगे कैंसल्ड हो गए होंगे, काफ़ी का जो है बैक कर दिए होंगे, वो सारी चीज़ें चेक होंगी, कैश बुक से मैच करेंगे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, इंश्योर दैट द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर इज एक्यूरेट एंड कंप्लाइंसेस विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, मतलब रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर से रिलेटेड जितनी भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डेबिट क्रेडिट करना है, अकाउंट्स में डालना है, वो सारी एंट्रीज पास हुई है नहीं हुई है। समझ में आया? आप पेमेंट ऑफ डिविडेंड समझ लो, डू इन क्लास, इसको हर अटेम्प्ट में हम क्लास में लिखवाते थे, इस अटेम्प्ट में नहीं लिखवाएंगे, समझ लो। इस अटेम्प्ट में डायरेक्ट हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे ऑडिट प्रोसीजर ऑफ फाइनल डिविडेंड, ठीक है। इसके लिए एक दो चीज़ें जान लो बस डिविडेंड के बारे में कि डिविडेंड होता क्या है। डिविडेंड को सेक्शन 123 से 127 में गवर्न किया जाता है। सेक्शन 123 में दिया गया है डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, कि डिविडेंड कैसे डिक्लेयर किया जाता है।
लिखना नहीं है, समझ लो, समझ लो। डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, क्लियर। अब ये बोला जाता है कि डिविडेंड जब से डिक्लेयर किया गया है, सबसे पहली भी बात, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करते हैं, इसको रिकमेंड करते हैं, और फाइनल अप्रूवल जो होता है, जो भी ये परसेंटेज करते हैं कि इतने परसेंट डिविडेंड हमको देना चाहिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करते हैं, रिकमेंड करेंगे, और जो फाइनल डिक्लेरेशन होता है, डिसीजन होता है, वो शेयर होल्डर लेते हैं। समझ रहा हूं, आइदर सेम रेट, या तो इसी को अप्रूव कर देते हैं, या तो इससे कम ज्यादा भी कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ज्यादा नहीं कर सकते। क्लियर। जब से डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, वहां से 5 दिन के अंदर इसको, इस पैसे को एक सेपरेट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देना चाहिए। मतलब कंपनी अपने पास डिविडेंड का पैसा नहीं रख सकती डिक्लेयर करने के 5 दिन के बाद, और विद इन 30 डेज ये पैसा सारा बट जाना चाहिए शेयर होल्डर्स के पास। अगर नहीं बटा तो कंपनी के ऊपर 18% सिंपल इंटरेस्ट लगेगा इसी पैसे पे, और आपका जो है, जो डायरेक्टर वगैरह इनमें इन्वॉल्व होंगे जिनकी वजह से पेमेंट नहीं हुआ, उनको 1000 रुपये पर डे की पेनल्टी जाएगी, प्लस शायद 2 साल की जेल भी हो सकती है, प्लस है यहाँ पे। समझ रहे हो, ये है, ये डिविडेंड का रूल है। इसी तरीके से सेक्शन 124 है कि इसके बाद जो है, जो पैसा डिक्लेयर नहीं हुआ है उसको भी आगे अकाउंट में ट्रांसफ़र करोगे, आईपीएफ में ले जाओगे, ऐसे करके चीज़ें बहुत बड़ी हैं, जो कि हमारे हिसाब से अभी तक इतना रिलेवेंस नहीं रखती थी। हम हर अटेम्प्ट में करवाते थे, लेकिन एग्ज़ाम में नहीं पूछी जा रही हैं, तो इसी वजह से इस अटेम्प्ट में हमने डिविडेंड के बारे में बता दिया, हम इसको लिखवा नहीं रहे हैं। समझ लो, बाकी जिसको लिखना हो, हाँ लिख लो, रुक जाओ, लिखो तो अच्छे से लिखो, रुक जाइए आप लोग। लिखो, ठीक है, लिखना हो तो अच्छे से लिखो, क्योंकि मन हो रहा होगा ना सर ऐसे कैसे पेज छूटे हुए हैं ना, क्यों, लिखो, समझे। इसमें एक गलती है बस, डिविडेंट नहीं डिविडेंट होता है, जहाँ जहाँ टी लिखा है वहाँ वहाँ डी लेकर ले। क्या, नहीं नहीं बोलेंगे नहीं, यही लिखना पड़ेगा पूरा, लिखो तो अच्छे से लिखो फिर। हाँ ठीक, लिखिए। कमांडो, टेक योर पोजीशंस, टेक योर पोजीशंस। हम तो लिखा ही नहीं रहे थे, तुम लोगों ने इंसिस्ट किया तो हम लिखा नहीं रहे। आप वाला ही हमारा ही है, इसमें थोड़ा सा अच्छा है ना, लिखो, तो देखो लिख ही नहीं रहा, फिर आए वैसे लिख लो। अच्छा, ये पूरा जो हम लिखवा रहे हैं, ये सेम चैप्टर तुम्हारा फाइनल में है, वो फाइनल में इससे केस लॉ इस लॉ आता रहता है, तो अभी नहीं तो फाइनल में पढ़ना तो पड़ेगा। मतलब सीएमए इंस्टीट्यूट वाले छुड़वाएंगे कुछ नहीं, पढ़वाएंगे तुमसे सारा, बस ये है लेवल्स अलग हो जाएंगे। डिवेंचर ओनली शेयर होल्डर्स को मिलता है, वो भी इक्विटी शेयर होल्डर्स को, जो डिविडेंड होता है। समझ रहे हो, कंपनी का एक पार्ट होता है, कंपनी जो प्रॉफिट कमाती है उसके 2 पार्ट होते हैं, एक रिटेन अर्निंग होता है जो
कंपनी अपने पास रखती है, और डिविडेंड होता है जो शेयर होल्डर्स के लिए अवेलेबल रहता है। अच्छा खासा बिना लिखे काम चल रहा है। अब अगली बार से पेज ही नहीं छोड़ेंगे, बच्चों को पता ही नहीं होगा ये लिखना भी है। थोड़ा स्पीड में नोट करना इसको, जो ना समझ में आए वो पूछ लेना। हम्म, 30 days ऑफ डिक्लेरेशन। स्पीड में लिखना है, बना बना नहीं लिखना है बिल्कुल। फेलिंग, फेल होते हो क्या? नहीं, फेल होते ना वही। नहीं, हम नहीं होते। अरे अभी बहुत बड़ी जर्नी, फाइनल्स है। कोई सीएमए में कह ही नहीं सकता है कि जो है हम भगवान हैं, हम बिल्कुल अमर हैं, फेल नहीं हो सकते हैं। जल्दी जल्दी लिखिए। कहते सर खुद तो लिख के बैठे हुए हैं, आपको तो लिखना नहीं पड़ रहा है कि नहीं? बुरा लग रहा होगा। हो गया। ऑनलाइन वाले बच्चे भी साथ ही साथ लिखें, ऐसा नहीं बाद में रिकॉर्डेड देख रहे हो, तुम्हारा ही टाइम वेस्ट होगा। हाँ, प्लस के आगे एंड।
हमारा एंड है। अब देखो गुड़िया लग रही है, दिया। नहीं नहीं, दिया ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। बचपन में बनाते थे दिया, बचपन में क्या अभी भी बनाते हो? तुम लोगों का बचपन ही तो चल रहा है, अभी भी नहीं चल रहा है? बूढ़े हो गए हो? बड़े हो गए? अच्छा, कब हुए थे? चलो अच्छा, आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 123 क्या कहता है? पहले तो डिविडेंड की डिफिनेशन। डिविडेंड इंक्लूड इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड मतलब जो इस ईयर के बीच में ही दे दिया जाता है। डिविडेंड इज रिकमेंड बाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बाई पासिंग बीआर एट बीएम। पहले हमने बताया था बोर्ड ऑफ रेजोल्यूशन पास होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है इसको रिकमेंड करते हैं, लेकिन फाइनल जो डिक्लेरेशन होता है, डिक्लेयर कौन कर सकता है? शेयर होल्डर इन एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग, या तो सेम रेट पे या तो लोअर रेट पे बाई पासिंग ऑर्डनरी रेजोल्यूशन। विद इन 5 days ऑफ डिक्लेरेशन जो डिविडेंड होता है वो एक स्पेशल शेड्यूल्ड बैंक अकाउंट में डिपॉजिट होना जाना चाहिए। विद इन 30 days ऑफ डिक्लेरेशन इंटायर डिविडेंड पे हो जाना चाहिए। अगर पे नहीं हुआ डायरेक्टर के ऊपर 2 साल की इम्प्रिजनमेंट मतलब जेल प्लस 1,000 रुपए पर डे की पेनल्टी जब तक कि वो डिफॉल्ट कंटिन्यूज हो रहा है। कंपनी के ऊपर क्या लगेगा? सिंपल इंटरेस्ट 18% पर एनम जब तक कि वो डिविडेंड पे नहीं कर सकती। समझ में आया? अब हम लोग आते हैं सेक्शन 124 पे। अब इसको पहले समझ लो फिर लिखो, आसानी होगी लिखने में। कह रहे विद इन 7 days ऑन एक्सपायरी ऑफ 30 days। क्या हुआ? और क्या कह रहे? विद इन 7 days। तुम ही लोगों ने तो कहा लिखा हो ना? नहीं और है। कह रहे विद इन 7 days ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ 30 days। पढ़ लो, सुनो इधर इधर सामने। विद इन 7 days ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ 30 days। जब से डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है वहां से 30 days हुए, 30 days के अंदर पेमेंट नहीं हुआ, वहां से 30 days के बाद 7 days काउंट किए जाएंगे। समझ में आया? डिविडेंड अगर पे नहीं हुआ, वॉट एवर अमाउंट ऑफ अनक्लेम डिविडेंड, डिविडेंड जितना क्लेम नहीं हुआ, अनक्लेम डिविडेंड जितना पड़ा हुआ है उस अकाउंट में, इट शैल बी ट्रांसफर, TFR मतलब ट्रांसफर, टू अ सेपरेट बैंक अकाउंट। एक सेपरेट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा जिसका नाम क्या होगा? अनपेड डिविडेंड अकाउंट। अगर ये काम तुमने नहीं किया, 30 दिन प्लस 7 दिन मतलब 38वें दिन, अगर तुमने 38वें दिन तक ये काम नहीं किया तो तुम्हारे ऊपर सिंपल इंटरेस्ट लगेगा 12% का। समझ में आया? विल बी अट्रैक्ट फॉर द डिलेड, जितना डिलेड पीरियड होगा उसके लिए 12% लगेगा। विद इन 90 days ऑफ द ट्रांसफर टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट। यहां पे तुमने अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर किया था, यहां से 90 दिन के अंदर सेल बी अपडेटेड ऑन द कंपनीज वेबसाइट। कंपनी की वेबसाइट और सीजी की वेबसाइट पे अपडेट करोगे क्या? शेयर होल्डर का नाम जिसने पैसा क्लेम नहीं किया, उसका डिविडेंड का अमाउंट क्या था, उसके कितने शेयर हेल्ड किए थे, और शेयर होल्डर का लास्ट नोन एड्रेस एंड कम्युनिकेशन डिटेल्स, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, ये सब अपडेट करोगे कंपनी की वेबसाइट और सीजी की वेबसाइट, सेंट्रल गवर्नमेंट एमसीए वाली। आफ्टर 7 year ऑफ एवर ट्रांसफर, ये जो ट्रांसफर किया है तुमने अनपेड डिविडेंड अकाउंट में, यहां से 7 साल के बाद एनी अनपेड डिविडेंड अमाउंट शैल बी ट्रांसफर, TFR मतलब ट्रांसफर टू इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड, IEPF अथॉरिटी को ये ट्रांसफर हो जाएगा। एंड सेल सबमिट इन फॉर्म IEPF1 टू गिव डिटेल्स ऑफ सच ट्रांसफर। और IEPF1 फॉर्म सबमिट किया जाएगा जिसमें जो है ट्रांसफर की सारी डिटेल दी जाएगी। समझ में आया? क्लियर? 124 खत्म, लिखो। देखो हमने तो लिखाने के लिए बोला नहीं था, तुम ही लोग हम वो किए ना ट्रिगर, सर लिखा दीजिए।
अच्छे बच्चे हैं, पढ़ने वाले सब लिख रहे हैं। सर ये जो 30 डेज एक्सपायरी है ये वाली एक्सपायरी कौन सी? ये हाँ, जब से 30 डेज एक्सपायर होगा वहां से 7 दिन तक, मतलब 38वें दिन। 38वें दिन कहाँ से देखोगे? डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड्स में। हाँ, सर क्या नहीं जिस दिन जल्दी डिक्लेयर होगा ठीक है 24 है उस दिन से डिक्लेयर होगा अगर एक चरण उसी दिन डिक्लेयर किया जाए देन और फिर एक चरण तीसरे से फिर उन लोग 3 दिनों तक डिविडेंड नहीं देंगे यहाँ डिफॉल्ट हो जाएगा फिर अगर 3 दिनों तक नहीं अगले 4 दिन यहाँ डिफॉल्ट हो जाएगा तो यहाँ से 30 दिन लेना है उसे अच्छा कहाँ ये इमेज बताता हूँ डिक्लेयर बाय एसेट अभी पहले डिक्लेयर होगा तो यहीं से 30 दिन लेना है हाँ और 5 इसमें होंगे ना एसेट शेयर होल्डर है और फिर 5 दिन हो गए डिक्लेरेशन में आगे का डिक्लेरेशन अब ऑब्जेक्ट करना था लेकिन नहीं कर पाए यहाँ से 30 दिन लेना है हाँ, आया आया या नहीं आया? नहीं आया, आ गया। हाँ ये जो सबसे पहला शेयर होल्डर जिसका हाँ, डिक्लेयर वो करेंगे वहां से यहाँ 30 दिन देखोगे और उस 30 दिन के बाद 7 दिन देखोगे। भैया और भी है, अभी तो सेक्शन 127 भी है। क्या खाए ये मुझे चिपका देंगे ठीक फोटो लिखो जल्दी इसको। ये पेज चिपका देंगे न, ना रहेगा पेज और ना लिखने का मन करेगा ये लिखो पहले। 127 का पड़ेगा ऐसे थोड़ा ना कर सकते हैं, तुम लोगों ने फीस दी है तो हम पढ़ाएंगे पूरा। समझे, कुछ नहीं छोड़ेंगे। अरे हम कह रहे हैं सर और क्या, जिन्होंने फीस दी वो कह रहे हैं एग्जाम में आए चाहे ना आए पढ़ाएंगे पूरा, समझे? मेरा भाई है कि नहीं? सब लोग साथ है ना? पढ़ाना चाहिए पूरा। नहीं नहीं बताओ, अच्छा कितने लोग कह रहे हैं कि पूरा पढ़ाना चाहिए? कोई नहीं कह रहा।
अच्छा, कितने लोग कह रहे हैं पूरा नहीं पढ़ाना चाहिए? अब पूरा थोड़ी, पूरा नहीं पढ़ाना मतलब ऑडिट ही ना पढ़ो। इम्पोर्टेंट पढ़ाना चाहिए। हाँ, कितने लोग कह रहे हैं कि इम्पोर्टेंट पढ़ाना चाहिए? ऑलमोस्ट सब इंक्लूडेड है। पेपर ला के दे ये दें? बात, ठीक ये असली है, बात 1 करोड़ रुपए दे दो। तब ये में बनने के बाद भी नहीं कमाएंगे। सुनो, कमाएंगे सारे लोग कर लो। अरे इससे तुम अपना आगे स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हो। पैसा ही पैसा, सोचो तो 1 करोड़ पहले दो हमें। दिक्कत ही है ना, 1 करोड़ देना पड़ेगा पहले। जल्दी लिखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। सर आफ्टर 11 इयर्स के बाद क्या? आफ्टर 7 years ऑफ एबव ट्रांसफर, ABOVE, एबव। अभी अभी तो 2 पेज बाकी है। हाँ, कौन? एड्रेस, एड्रेस एंड कम्युनिकेशन डिटेल्स। हाँ, एंड है। और क्या? हमारी लैंग्वेज समझ लो, क्योंकि लिखेंगे हम ऐसे ही। वो फाइनल में तो पूरी पूरी कंपनी लॉ लिखवाते हैं, समझ रहे हो? तो राइटिंग की आदत डालनी पड़ेगी। इंटरमीडिएट में तुमसे पहले वाला जो बैच था उसको हमने पूरी 150 पेज की कंपनी लॉ लिखवाई थी। हाँ, पूरे लिखवाए थे। हमारे पास कॉपी रखी है इनकी, झिलमिल उन लोगों की कंपनी लॉ लिखी हुई, जो तुम लोगों को हमने नोट्स दिए थे वो लिखवाया था उससे बैच पहले, सेम एज इट इज, कुछ डिफरेंस नहीं था। बस उसी को हमने टेक्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, कॉपी को। तब क्लासेस लगी थी अराउंड 45, शायद 20 क्लासेस लगी थी केवल कंपनी पढ़ाने में। 20-22 क्लासेस, मतलब 1 महीना केवल कंपनी पढ़ाया था हमने, याद है हमको। 1 महीना कंपनी चली थी, लेकिन कंपनी रट गई थी इन लोगों की, जो लोग स्टार्टिंग से ज्वाइन किए थे। जो मेधा, मेधा के पास भी तो लिखी थी। हाँ, कंपनी रट गई थी। अरे मेधा लोगों कंपनी अच्छी है। सेक्शन 127। देखो, पढ़ लेते हैं। कुछ ऐसे केसेस हैं जिनमें अगर 30 दिन के अंदर आप जो है डिविडेंड पे नहीं करते हैं तो उसको ऑफेंस नहीं माना जाता है। जो पेनल्टी लगती है वो नहीं लगती है, 18%, और वो डायरेक्टर वाली। कौन से? व्हेन डिविडेंड कुड नॉट पेड बिकॉज ऑफ द ऑपरेशन ऑफ लॉ। लॉ में कोई ऐसा प्रोविजन कहा गया है कि डिविडेंड इस साल पे नहीं करोगे, नहीं करोगे। व्हेन शेयर होल्डर हैव गिव सम डायरेक्शन टू फॉलो बट नॉट फॉलोड बाय कंपनी बट इट वॉज कम्युनिकेटेड टू द शेयर होल्डर्स। मान लो शेयर होल्डर ने कोई डायरेक्शन दिया कि हमको इस साल डिविडेंड मत दो, डिविडेंड का पैसा री इन्वेस्ट कर दो हमारा, हमको और शेयर्स दे दो उसके बदले में। उन्होंने ही डायरेक्शन दिया है तो हम पे नहीं करेंगे, वो बात उनको बता देंगे, शेयर होल्डर्स को कम्युनिकेट कर देंगे।
व्हेन देयर इज एनी डिस्प्यूट रिगार्डिंग टाइटल ऑफ शेयर, तुम्हारे बाबा के शेयर हैं, तुम्हें मिले हैं, और दो भाई हो, दोनों लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है कि शेयर्स किसके हैं, टाइटल डिस्प्यूटेड है, तो कंपनी को पता ही नहीं चल रहा है कि शेयर का पैसा किसको देना है, तो उसमें भी कंपनी की कोई डिफॉल्ट नहीं होगी, पैसा आईपीएफ में ट्रांसफर हो जाएगा। एडजस्टमेंट या एडजस्टेड डिविडेंड लॉफुली अगेन ड्यूज, तुम्हारे कोई ड्यूज कंपनी में पेंडिंग थे तो डिविडेंड नहीं देगी, एडजस्ट कर लेगी। एनी अदर रीजन अदर देन कंपनीज फॉल्ट, कोई भी और रीजन हो सकता है जिसमें कंपनी की फॉल्ट ना हो, ये सेक्शन 127 है। अब आता है मोड्स ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड के पेमेंट का मोड क्या होता है, कैश से हो सकता है, चेक से हो सकता है, ड्राफ्ट से हो सकता है, डिविडेंड वारंट से हो सकता है, या किसी भी बैंकिंग मेथड से, कोई भी फैसिलिटी, यूपीआई, ये सब कुछ भी कर दो। अब हम लोग पढ़ते हैं सेक्शन 125, इन्वेस्टर एंड एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी। ये अथॉरिटी क्या होती है, ये एक गवर्नमेंट बॉडी होती है जिसमें एक चेयरपर्सन होता है और मैक्सिमम 7 मेंबर्स होते हैं। समझ लो, ये सब ऑडिट में आएगा नहीं, तुम्हारे पहले ही बता रहा हूं। इसमें एक सीईओ भी होता है, सेक्रेटरी ऑफ एमसीए चेयरपर्सन होते हैं आईपीएफ के। कौन कौन से फंड इसमें क्रेडिटेड होते हैं, अनक्लेम डिविडेंड 7 इयर्स के, अनक्लेम डिपॉजिट, अनक्लेम डिवेंचर्स, गवर्नमेंट ग्रांट्स, इंटरेस्ट इनका सबका, जितने भी अनक्लेम्ड वाले डिविडेंड डिवेंचर्स वगैरह हैं, और शेयर्स अनक्लेम्ड जो 7 साल के, मतलब 7 साल से पहले ऊपर वाली जितनी भी अनक्लेम्ड वाली चीज़ें हैं। समझ में आया। अब मान लो आईपीएफ के पास पैसा चला गया और हम 7 साल के बाद जा रहे हैं, आईपीएफ के पास चला गया, हम मान लो 10 साल के बाद कंपनी के, हमको पता चला कि हमारे बाबा के शेयर्स थे, उस पर डिविडेंड मिल रहा है, तो 10 साल के बाद हम कंपनी के पास नहीं जाएंगे, आईपीएफ के पास जाएंगे, क्योंकि पैसा तो आईपीएफ में ट्रांसफर हो गया होगा 7 साल के बाद। हम जाएंगे, ही मस्ट रजिस्टर हिमसेल्फ ऑनलाइन ऑन आईपीएफ पोर्टल होता है, वहां पे रजिस्टर करोगे, फॉर्म भरोगे आईपीएफ 5 क्लेम के लिए, अटैच करोगे एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ, और ये प्रूफ दोगे उस कंपनी के शेयर होल्डर हो तुम। आल्सो सबमिट डॉक्यूमेंट, ये सारे डॉक्यूमेंट कंपनी में भी भिजवाओगे। कंपनी सेल वेरीफाई विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर इसको वेरीफाई करेगी, और आरपीएफ अथॉरिटी से अगर बोल दिया पेमेंट करने के लिए तो पेमेंट मिल जाएगा। समझ में आया। ये था तुम्हारा डिविडेंड का पार्ट। समझ रहे हो। अगर किसी को लिखना हो तो ये यहाँ से भी लिख सकता है, नहीं लिखना हो तो हम इसका ऑडिट प्रोसीजर पढ़ाते हैं। ठीक है, ऑडिट प्रोसीजर फॉर फाइनल डिविडेंड इस वाली बुक से नहीं पढ़ाएंगे, अपनी नई वाली बुक से पढ़ाएंगे। ऑडिट प्रोसीजर फॉर फाइनल डिविडेंड। चेक शेयर होल्डर्स राइट। सबसे पहले क्या करोगे, द ऑडिटर रिव्यू द कंपनीज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन टू अंडरस्टैंड स्पेशल राइट ऑफ द शेयर होल्डर। कंपनी के एओए देखेगा, रूल बुक देखेगा कि ऑडिटर इसके शेयर होल्डर के कोई स्पेशल राइट्स वगैरह तो नहीं है, कोई स्पेशल पावर तो नहीं गई है डिविडेंड से रिलेटेड। रिव्यू मीटिंग मिनट्स, द ऑडिटर एग्जामिन द मिनट्स ऑफ द डायरेक्टर एंड शेयर होल्डर मीटिंग, मतलब बोर्ड मीटिंग और जनरल मीटिंग दोनों के मिनट्स देखेगा। टू वेरीफाई दैट डिविडेंड वाज प्रॉपर्ली रिकमेंडेड बाय द डायरेक्टर्स। अभी अगर हम तुमको ना बताए होते कि जो डिविडेंड है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिकमेंड करते हैं, तो यहाँ पे देखो ये वर्ड आया, डिविडेंड वाज प्रॉपर्ली रिकमेंडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये ऑडिटर चेक करेगा कि डिविडेंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ही रिकमेंड किया था, और फाइनल अप्रूवल जो था वो किसके था, शेयर होल्डर थ्रू अ रेजोल्यूशन। जो रेजोल्यूशन है वो पास हुआ है, शेयर होल्डर ने अप्रूव किया है, आइदर सेम रेट और लोअर रेट। समझ रहे हो। वेरीफाइड डिविडेंड कैलकुलेशन इंश्योर दैट द अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड एक्यूरेटली कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द कंपनीज रिकॉर्ड, कंपनी के रिकॉर्ड के बेस पे एक्यूरेटली कैलकुलेट हुआ है। कंप्लायंसेस विद रेगुलेशन, इंश्योर ऑल प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट जो है डिविडेंड से रिलेटेड वो सारे फॉलो हुए हैं। बैंक ट्रांसफर कंफर्मेशन, वेरीफाई through bank statement that total dividend amount was transferred to a separate bank account within 5 days of declaration। कह रहे डिक्लेरेशन से 5 दिन के अंदर एक सेपरेट बैंक अकाउंट खोल के भेजा गया है कि नहीं भेजा गया है पैसा, उसमें ये वेरीफाई किया जाएगा। डिविडेंड वेयर पेड ओनली फ्रॉम दिस अकाउंट, डिविडेंड कंपनी के पर्सनल अकाउंट नहीं, ये जो सेपरेट बैंक अकाउंट है यहाँ से पे होगा हमेशा। ये कौन चेक करेगा, ऑडिटर। जो चीजें तुमने सेक्शन 123 में 124 में पढ़ी है उन्हीं का ऑडिट करोगे। समझ लो। कंफर्म पेमेंट टू शेयर होल्डर्स, चेक डिविडेंड रजिस्टर्ड एंड बैंक स्टेटमेंट टू कंफर्म दैट द डिविडेंड वेयर पेड करेक्ट शेयर होल्डर। मतलब
डिविडेंड रजिस्टर देखोगे कौन डिविडेंड था नाम और जिसको पेमेंट किया दोनों सेम पर्सन होने चाहिए। समझ में आया? और जैसे ये डेथ वाला केस था कि उनके तो उनके रिप्रेजेंटेटिव सरनेम तो सेम होगा ना, कोई अपना जैसे मान लो तुम्हारा कहीं पे अकाउंट होगा तो तुम्हारे में नॉमिनी में कोई होगा ना, वैसे ही डिविडेंड में भी नॉमिनी वाला ऑप्शन आता है। टाइमली डिस्ट्रीब्यूशन कंफर्म दैट द efforts were made to distribution dividend within 30 days of declaration and investigate any delay। अगर कोई डिले हुआ है 30 दिन के बाद तो इन्वेस्टिगेट होगा। समझ में आया? बस ये था। तो इसमें रिलेवेंस केवल सेक्शन 123 का आया। और जो चीज़ हम स्टार्टिंग में बताए थे 5 दिन वाला 30 दिन वाला जो हम यहीं पे बता दिए थे, ये देखो याद है? बस ये इतना ही इंपॉर्टेंट है तुम्हारे ऑडिट पढ़ने के लिए। बाकी वो जो उतना पूरा है वो पूरा होल प्रोसेस है डिविडेंड का, समझ लो? वो एग्जाम पॉइंट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट कितना है? 5 दिन 30 दिन। 5 दिन में शेड्यूल डन, 30 दिन में पेमेंट। ये सब बातें सबको मत बताना, सब लोगों को पूरा पढ़ने दो, हम लोग केवल इतना पढ़ेंगे, है कि नहीं? तुम लोगों को कम कम पढ़वा के ज़्यादा ज़्यादा नंबर लवाएंगे। ऑडिट प्रोसीजर ऑफ इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड में क्या कुछ अलग होगा? क्योंकि डिविडेंड तो यहाँ भी पे करना है, तो वही चीज़ें देखोगे। सबसे पहले कंपनी के आर्टिकल देखोगे कि उसमें इंटरिम डिविडेंड एथोराइज है या नहीं एथोराइज है एओए में। मीटिंग के मिनट्स देखोगे कि डायरेक्टर की मीटिंग में वेरीफाई हुआ है, रेजोल्यूशन पास हुआ है जो है इंटरिम डिविडेंड पेमेंट का। एक्सेस जस्टिफिकेशन इवैल्यूएट whether there is a valid reason for paying interim dividend based on the interim financial statement। जो interim financial statement मतलब जब आप डिविडेंड दे रहे हैं उस समय फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनवाओगे इंटरिम, तो उनके बेसिस पे देखोगे डिविडेंड क्यों पे किया जा रहा है, उसका प्रॉपर रीजन वगैरह होना चाहिए। बैंक डिपॉजिट वेरिफिकेशन करोगे कि जो डिविडेंड होल्डर हैं और जो जिनको पेमेंट कर रहे हो दोनों सेम पर्सन होना चाहिए जो ऊपर वाला था। कंफर्म पेमेंट टू शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर जो डिविडेंड रजिस्टर में बैंक स्टेटमेंट में बंदों को पेमेंट किया गया है उनको रिकनसाइल किया जाएगा। रिकनसाइल मतलब एक दो को कॉल लगा के पूछ लेगा ऑडिटर कि तुमको पेमेंट मिला है कि नहीं मिला है। समझ में आया? इसको पढ़ लो। फिर ऑडिट प्रोसीजर ऑफ अनपेड डिविडेंड। ऑडिट प्रोसीजर ऑफ इतना पढ़ लो। फिर ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद अपना चैप्टर ही खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग दूसरी चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे आज ही। 26 को टेस्ट है अच्छा हमको बता रही है। सर। सर अपने मन से 26 डेट रखा ना? अपने मन से कैसे हो जाएगा? हम लोग को सब नहीं पता है आप हम्म? एकदम इम्पोर्टेंट 26 को कौन सा दिन पड़ रहा है? थर्सडे। कोई और टेस्ट तो नहीं है तुम लोगों का उस दिन? उस दिन डेट करेक्ट। आज कौन सा दिन है? ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। अच्छा तो परसों ग्रुप 1 का भी है तुम लोगों का भी। ऑडिट प्रोसीजर ऑफ अनपेड डिविडेंड। सबसे पहले गेदर डिटेल करोगे। द ऑडिटर कलेक्ट अ कॉम्प्रहेंसिव लिस्ट डिटेलिंग अनपेड डिविडेंड्स इंक्लूडिंग शेयर होल्डर नेम, अमाउंट ओन, डिविडेंड नंबर, रीजन फॉर नॉन पेमेंट। रीजन की उनको पेमेंट क्यों नहीं हो पाया, कौन देगा रीजन? कंपनी देगी। इन्वेस्टिगेट करेगी फॉल्ट। द ऑडिटर इन्वेस्टिगेट वेदर द कंपनी इज एट फॉल्ट फॉर द अनपेड डिविडेंड एंड चेक इफ करेक्टिव एक्शन हैज बीन टेकन। मतलब कंपनी की फॉल्ट थी, डिविडेंड पे नहीं हुआ है और करेक्टिव एक्शन उसके लिए क्या लिया गया है, ये सारी चीज़ें। वेरीफाई डॉक्यूमेंटेशन, कंपेयर द मैनेजमेंट प्रोवाइडेड स्टेटमेंट विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लाइक डिविडेंड रजिस्टर्ड हो गए, रिटर्न वारंट्स हो गए, कितने रिटर्न हुए, बैंक स्टेटमेंट, जिससे कि कैलकुलेशन वगैरह देखी जाएगी। ट्रांसफर ऑफ अनपेड डिविडेंड अकाउंट, आपका जो है कंफर्म दैट द अनपेड डिविडेंड वी आर ट्रांसफर टू द डेजिग्नेटेड अकाउंट जिसका नाम होगा अनपेड डिविडेंड अकाउंट विद इन 7 days ऑफ द डेडलाइन ऑफ द 30 days। बताया नहीं था 38वें दिन,
30 डेज के बाद जब से डिविडेंड डिक्लेयर किया गया वहाँ से 7 दिन के अंदर एक अनपेड डिविडेंड अकाउंट खुल जाना चाहिए, उसमें सारा पैसा चला जाना चाहिए। उसके बाद चेक इंटरेस्ट एंड पेनल्टी, कोई भी इंटरेस्ट एंड पेनल्टी अगर लगी है तो वो आपका पेमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पब्लिकेशन, इंश्योर डिटेल्स ऑफ अनपेड डिविडेंड अकाउंट पब्लिश होना चाहिए कंपनी की वेबसाइट पे और सीजी की वेबसाइट पे। याद आया? मतलब जितना तुमने पढ़ा है उसको केवल तुम्हें ऑडिट के फॉर्म में लिखना है। वेरीफाई करोगे पेमेंट, कंफर्म दैट एनी प्रीवियसली अनपेड डिविडेंड हैज बीन सब्सिक्वेंटली पेड वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू राइटफुल शेयर होल्डर। कह रहे हैं मतलब जिनको अनपेड वाले डिविडेंड थे उनको बाद में जो है राइटफुल पे किया जा रहा है। राइटफुल का मतलब उन्हीं शेयर होल्डर्स को पेमेंट किया जा रहा है जिनका ड्यू था। समझ में आया? ट्रांसफर टू आईपीएफ, कह रहे हैं 7 साल के बाद एबव ट्रांसफर थे, आईपीएफ में ट्रांसफर हुआ है कि नहीं पैसा है ये चेक करोगे। वेरीफाई शेयर ट्रांसफर, इंश्योर ऑल शेयर एसोसिएटेड टू अनपेड डिविडेंड ट्रांसफर टू आईपीएफ एंड प्रॉपर्ली ट्रांसफर्ड, जो आईपीएफ में प्रॉपर्ली ट्रांसफर किया गया कि नहीं किया गया। कुछ अलग है इसमें, ऊपर वाला जो लिखाया था सेक्शन 123 124, हो गया काम खत्म। ऑडिट प्रोसीजर ऑफ डिविडेंड एंड पेड डिविडेंड, कितना ईजी है। क्या है टॉपिक इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। देख नहीं रहे हो कितनी बार एग्जाम में आया, 23 में आया, 18 में आया है, समझ लो 19 में आया है, डिविडेंड वाला ही टॉपिक ऐसे करके इंपॉर्टेंट है, छोड़ नहीं सकते। तो ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका यहाँ से खत्म होता है, समझ लो। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है हम नहीं बताएंगे अभी, उसके लिए वेट करो।